हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ देखो। आज सीरीज़ देखो आपके लिए लाया है माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन का सीज़न 2, जिसके बारे में लगभग सब लोग जानते होंगे क्योंकि इसका सीज़न 1 बहुत ही ज़्यादा हिट चला था। तो कहानी की शुरुआत में हमें पिछले सीज़न के बारे में दिखाया जाता है कि किस तरह से साओ जी और फांग क्लोज आते हैं और यहाँ एक वेडिंग का सीन होता है जहाँ पर साओ जी वेडिंग के ड्रेस में यहाँ पर फांग से शादी करने के लिए आती है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वो लोग दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ जैसे ही आयल पर चल करके साओ जी फांग के पास पहुँचती है और उनकी शादी की रिंग पहनाती है, तभी यहाँ पर फिर से टाइम स्टॉप हो जाता है और साओ जी के जैसे सब लोग हवाओं में उड़ने लगते हैं और यहाँ पर कुछ पिछली मेमोरीज दिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर फांग उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, यहाँ तक कि जो साओ जी का टर्टल होता है साओ वो भी हवा में उड़ने लगता है और फांग उसके हाथों को बहुत ज़ोर से पकड़ता है कि वो ना जाए, लेकिन सब कुछ गायब हो जाता है और उसके हाथों में सिर्फ उसका ग्लव्स रहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस प्लैनेट की साओ जी होती है वहाँ पर उसे सज़ा होने वाली होती है क्योंकि उसने नियम के खिलाफ जा करके एक इंसान से शादी की थी। यहाँ पर वो जानती है कि वो लोग उसके सारी मेमोरी को मिटा देंगे, तो अपनी फांग के साथ सारी मेमोरी वो अपनी एक रिंग में स्टोर कर लेती है। अब यहाँ पर पनिशमेंट डिसाइड हो रहा होता है कि साओ जी को क्या पनिशमेंट दी जाए, लेकिन इतने में ही उन्हीं का एक ऑफिसर आता है और कहता है कि इसमें साओ जी की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तो उस ह्यूमन की है क्योंकि उसके पास एक ऐसा हार्मोनल एलिमेंट है जिससे उसने हमारी साओ जी को कंट्रोल किया और उसे बुली करके अपने प्यार में फंसा लिया। इसीलिए सारी टीम ये डिसाइड करती है कि उसकी मेमोरी को मिटा करके ये भरा जाए कि फांग ने उससे बुली किया और ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली। ये अनजान आदमी कौन है इसके बारे में हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता चलता। यहाँ तक कि जो साओ वो टर्टल होता है उसे भी एक लड़की का रूप दिया जाता है और उन दोनों को फिर से एक मिशन पर भेजा जाता है अर्थ पर, ताकि वो लोग फांग से हार्मोनल एलिमेंट कलेक्ट कर सके। लेकिन रास्ते में ही उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से दोनों बिछड़ जाते हैं। अब यहाँ पर साओ जी जैसे लैंड करती हैं वो उसी दुल्हन के ड्रेस में आती है, लेकिन उसका ड्रेस एक ऊंचे से बिल्डिंग पे फंस जाता है। तभी यहाँ पर फांग उसे देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन साओ जी उसी के ऊपर गिर जाती हैं और वो उसकी मेन हार्मोन्स के अट्रैक्ट होने लगती हैं। लेकिन इतने में ही उसका सेक्रेटरी यांग वहाँ पर आता है, जिसके साथ फांग चला जाता है अपने प्रोडक्ट लॉन्च में। यहाँ पर वो ऐसे अनजान जैसा बिहेव कर रहा था जैसे वो साओ जी को जानता ही नहीं है, जिससे साओ जी भी सरप्राइज़ हो जाती है। अब फाइनली परफ्यूम लॉन्च के प्रोग्राम में फांग एक परफ्यूम को लॉन्च कर रहा होता है। इतने में ही वो सोचती है कि ये फिर से भाव खा रहा है, तभी वो अपने आप को सिंगल बता देता है। तो साओ जी को बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो तो अब उसकी वाइफ थी, तो वो स्टेज पर जा कर के कह देती है कि ये सिंगल नहीं है बल्कि मैं इसकी वाइफ हूँ। लेकिन उसी की तरह बहुत सारे फ़ैन गर्ल्स वहाँ पर आए होते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि मैं भी इसकी वाइफ हूँ, मैं भी फांग की वाइफ हूँ। यहाँ पर साओ जी को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो टाइम स्टॉप करके फांग से बात करने जाती है, लेकिन फांग तो अभी भी मूव कर रहा होता है। उससे इस बात पर यकीन ही नहीं होता इधर, इसीलिए वो वहाँ से सीधा चली जाती है। अब उसके स्टेप मॉम और स्टेप डैड टीवी पर उसका प्रोग्राम देख रहे होते हैं। इतने में ही उसकी मॉम उसके छोटे बड़े लियो को कॉल करती है और कहती है कि तुम पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करो ताकि तुम कंपनी में सपोर्ट कर देना। यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे होता है, बल्कि पढ़ाई से भाग गया होता है और वो कोरिया वापस आ गया होता है। साओ वो एक बेंच पर सो रही होती है, तो पुलिस उससे आईडी मांगते हैं, बट वो डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। लियो को भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पुलिस उसी के पीछे भाग रही है, इसीलिए वो भी उसके साथ भागने लगता है। अब वो लोग दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन लियो को ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो साओ के पीछे भाग रहे हैं और वो उसके सर को जैसे ही टच करता है वो उसकी बॉडी वार्म होने लगती है और वो एक टर्टल में बदल जाती है। इधर हम देखते हैं साओ जी को जो कि उसके घर में आ जाती है और फांग को देख करके फिर से मदहोश होने लगती हैं। लेकिन वो हार्मोनल एलिमेंट को हर जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन जैसे ही फांग उसके सामने आता है तो वो अपने कपड़े उतारने लगता है। अब इसे देख करके फिर से वो अपना सारा मिशन भूल जाती है और उसे ही देखने लगती है। बहुत मुश्किल से वो कंट्रोल करती है, लेकिन तभी फांग शावर लेने चला जाता है। अब इसकी मेल हार्मोन्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे साओ जी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। लेकिन उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके घर में कोई भी हार्मोनल एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर उसके मेल हार्मोन से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि उसी के घर में वो सो जाती है उसी को पकड़ करके। अब फांग की जैसे ही सुबह में नींद खुलती है वो इस लड़की को देखता है तो उसे लात मार करके बेड से नीचे गिरा देता है। तब वो कहता है कि तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं।
पर वो बताती है कि क्या तुम फिर से वही नाटक कर रहे हो अमनेसिया का, मुझे पता है तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और तुम बिल्कुल ठीक हो। बट फांग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए तुम मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। लेकिन फांग को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता और साओजी को लगता है कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। साओजी जैसे ही उसके घर से बाहर निकलती है, यहाँ पर उसे अपनी दोस्त साओबू मिलती है जो कि एक टर्टल के रूप में कन्वर्ट हो गई होती है। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसे क्या हुआ, तुम टर्टल के रूप में कैसे कन्वर्ट हो गई। तो वो कहती है मुझे पता नहीं, बस मुझे साओबू के रूप में लाओ। अब वो बेचारी उसे प्यार करती है और एक मिस्टर चाय के कॉफ़े में जाती है। हमें पहले सीज़न में दिखाया गया था कि फांग को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है जब भी बारिश होती है, इसीलिए वो अपना मेमोरी बैंक को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे साओजी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी यांग कहता है कि तुम पहली बार ऐसे परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं, हो सकता वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हो। तब वो सारी लड़कियों के चेहरे चेक करता है पर वो लोग में से साओजी कहीं भी नहीं होती। तभी उसे याद आता है कि वो लॉस एंजल्स में 3 महीनों के लिए गया था, जहाँ पर हो सकता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी हो और इसके बारे में वो भूल गया हो या फिर उसने किसी को कभी बताया ना हो, जिस पर फांग भी थोड़ा थोड़ा डाउट करने लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब साओजी मिस्टर चाय से एक ठंडा पानी का ग्लास लाने के लिए कहती है, जिसमें वो जैसे ही शाओबू को डालती है वो एक लड़की बन जाती है। और यहाँ पर वो कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा कैसे बन गई। तो वो बताती है कि एक इडियट ने मेरे सर पे मार मार के मेरा नर्वस सिस्टम बिगाड़ दिया। और तभी वो ये भी बताती है कि साओजी फांग मुझे बिल्कुल पहचान ही नहीं रहा, उसने बुली करके मुझसे शादी की फिर भी। तभी साओबू बताती है कि वो और कोई नहीं, हम लोग 2019 के बजाय 2018 में यहाँ पे आ गए हैं। जब हमारा स्पेसशिप टकराया था तो यहाँ पर हम लोग 1 साल पहले ही आ गए, तो फांग तुम्हें बिल्कुल याद ही नहीं रखता। इतने में ही वो लोग सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं उनके स्पेसशिप टकराने के बारे में, पर वो फेल होता है। तभी साओबू की नज़र साओजी की अंगूठी पर जाती है और वो कहती है कि ये तुमने कब किया। और ये वही अंगूठी है जिसमें उसने फांग के साथ जितनी भी मेमोरी थी उन सबको लॉक किया था। उन दोनों का मिशन यही था कि वो लोग हार्मोनल एलिमेंट कलेक्ट करके यहाँ से अपने प्लैनेट पर चली जाएंगे। इसीलिए साओजी वहाँ पर कुछ लड़कों को देखती है तो उनके सामने डांस करने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर हार्मोनल एलिमेंट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन मिस चाय को शक होता है कि वो लोग नेवर रेस्टोरेंट है जहाँ से उनके कस्टमर्स को लोग भगाने आए हैं। अब वो उन लोगों को पे करने के लिए बोलती हैं तो वो लोग अपनी करेंसी में उन्हें पे करती हैं। तब मिस चाय समझ जाती है कि इन लड़कियों के पास कुछ भी पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपने रेस्टोरेंट में उन लोगों से बर्तन धुलाने लगती हैं। पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके साओजी वहाँ से भाग जाती है। मिस चाय भी इस चीज़ को देख करके बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि साओजी को इतना पता चल गया है कि सिर्फ फांग ही है जो कि हार्मोनल एलिमेंट को बढ़ा सकता है, इसीलिए वो उसके पास जा कर के अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, पर वो वहाँ पर भी उसे इग्नोर कर देता है। अब एक कार के साथ फांग की टक्कर होने वाली होती है, लेकिन टाइम फ्रीज करके साओजी उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पर उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो लोग इतने करीब होते हैं कि हार्मोनल एलिमेंट उसकी रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं। और यहाँ पर साओजी फिर से मदहोश होने लगती है, लेकिन वो कहता है कि तुम कितनी बेशरम और कितनी चिपको, पर उसे इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहता है कि तुम इतना हैरेस कर रही हो मुझे, रुको मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो पहले तो साओजी कहते कि ठीक है पुलिस को कॉल कर लो, पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके फ़ोन को उससे दूर फेंकवा देती है। फांग को ये पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गया। अब साओबू को लेकर के वो भागती है, लेकिन एक जगह उसे बैठा देती है, क्योंकि उसे इतना समझ में आ जाता है कि जैसे ही वो थोड़ी सी वार्म होगी, उसका बॉडी थोड़ा सा भी हीटेड होगा तो वो एक टर्टल में बदल जाएगी। उन दोनों को कुछ रिसर्च करने के बाद ये तो पता चल जाता है कि हार्मोनल एलिमेंट अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है और उन्हें यहाँ रह करके उसके ग्रोथ होने की वेट करनी पड़ेगी। तब तक उन्हें यहाँ पर अपनी आईडी बदल करके कहीं रहने की जगह चाहिए। तो इसीलिए वो लोग फांग के पड़ोसी के घर को ही ये करते हैं और वहीं पर एक नेबर का घर होता है जिसमें वो एक फॉरेन की लेडी होती हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। वो लोग उन्हीं की आईडी में घुस करके उस घर में घुसने की प्लान करते हैं। तो वो लोग अब हल्का सा मेक ओवर करके उसी घर के सामने में पहुंच जाते हैं, जहां पर आईडी को मैच करने से उसे ये पता चल जाता है कि नहीं, ये लोग दोनों उसी नेबर के मतलब मालिक हैं और इसीलिए वो उन लोगों को चाबी दे देता है। अब यहाँ पर घर में घुसने के बाद उस घर में ही मिस चाय आती है, जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ खुश होती हैं। तभी वो लोग डर जाती हैं कि ये कौन आ गया, लेकिन मिस चाय उन्हें अपनी मालकिन की बेटी समझ करके ये गले लगा लेती हैं और कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग मेरी
दीदी के बेटे हों और वो लोग को भी अच्छा लगता है कि वो उन्हें होटल से लाया हुआ खाना देती है, जो कि इतना टेस्टी होता है कि वो दोनों लड़कियां तो पूरी तरह से टूट पड़ती हैं उन खाने पर। अब साऊ जी फांग के नंबर में इसीलिए रहने आई थी ताकि वो उस पर लाइन मार सके और हार्मोनल एलिमेंट कलेक्ट कर सके। वो बेल बजाती है बट फांग उसके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देता है। अभी भी बेचारी को लगता है कि उसकी वाइफ को वो ऐसे इग्नोर कर रहा है, इसीलिए वो लोग इतना तो समझ जाते हैं कि जब वो सॉफ्ट होता है या डरा हुआ होता है तब हार्मोनल एलिमेंट ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो वो लोग अजीबोगरीब कपड़े पहन करके उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर वो डरता नहीं है बल्कि उन्हीं लोग का मजाक उड़ा देता है। तो ये प्लान भी साऊ जी और साओबू का पूरी तरह से फेल हो जाता है। अगले दिन मिस शाह एक चेयर पे बैठी होती है जो कि बहुत रिलैक्सिंग होती है। तो जैसे ही साऊ जी वहाँ पर आती है वो उसे भी उस पर बैठाती है। तब साऊ जी को उस पर बैठ करके बहुत अच्छा फील होता है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तब उसे आइडिया आता है कि अगर इस चेयर पर फांग को बैठाया गया तो उसके भी दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी और इससे हार्मोनल एलिमेंट बहुत सारे रिलीज़ होंगे। तो अगले दिन वो डिलीवरी खाना लेकर के और उस चेयर को लेकर के उसके रूम में सीधा पहुंच जाती है जहां पर वो काम कर रहा होता है। यहाँ पर यांग साऊ जी के बारे में उसे कहता है कि आप क्या सच में उसे पसंद करते हैं। इतने में ही साऊ जी उसी के रूम में आ जाती है और वो यांग को बाहर जाने के लिए कह देती है और वो ज़बरदस्ती करके फांग को उसी चेयर पर बैठाने लगती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि फांग उसके हाथों से निकल ही नहीं पाता। वो ये सोचता है कि लड़की होके भी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो उसे फिर से मदहोश होने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और गलती से वो उसके गोद में आकर गिर जाती है। अब यहाँ पर वो उसे उठा ही रहा होता है कि यांग आ जाता है और कहता है कि बॉस आप कंटिन्यू करो, मैं बाद में आता हूँ। और फांग उसी पर चिल्ला के कहता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर लेके जाओ। अब जब साऊ जी देखती है कि इस चेयर का भी असर उस पर नहीं हुआ तो वो उसे वापस लेकर चली जाती है। मिस चाय को जब ये बात पता चलती है कि वो लोग इस चेयर का इस्तेमाल लड़कों को पटाने के लिए कर रही है, तब वो बदली है कि इस चेयर पे बैठाने से थोड़ी ना लड़कों एक्साइटेड होते हैं। तुम्हें अगर ये सब करना है तो मुझसे टिप्स लो, मैं सारे टिप्स दूंगी और तुम्हारे प्यार में वो 2 दिनों में आकर गिर जाएगा। साहू जी को अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं और तभी वो उसके ड्रेस के बारे में बताती है कि अगर तुमने ड्रेस चेंज किया, तुम अट्रैक्टिव दिखने लगे तो फांग खुद ही तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। साओबू फांग के ट्रांजैक्शंस को हैक कर लेती है जिसमें पता चलता है कि उसने एक रिजॉर्ट के 2 वीवीआईपी टिकट लिए हैं। अब उन लोगों को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ जाने वाला है, लेकिन ये दोनों चुपके से उसी रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर एक रोबोट सिक्योरिटी गार्ड जैसा एक्ट करता है। अब उन दोनों को जाने तो नहीं देता, लेकिन साओबू उसे हैक करके साओ जी को अंदर जाने देती है ताकि वो उसे सेड्यूस कर सके। अब यहाँ पर फांग को लगता है कि लियो आया है और वो उसे मसाज करने के लिए कहता है, तो वो धीरे धीरे उसका शरीर का मसाज करने लगती है, लेकिन कहते क्या तुम ये इतनी कमज़ोरी से, तो वो इतनी ज़ोर से उसके हाथ को दबा देती है कि वो चिल्ला उठता है। तभी साऊ जी सामने आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये साऊ जी ही है जो कि अंदर घुसी है। इतने में ही लियो गेट पर आ जाता है तो साओबू को पता चल जाता है कि और कोई नहीं बल्कि ली है और इसी के साथ फांग यहाँ पर आने वाला था। यहाँ पर लियो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, हम लोग एयरपोर्ट पे मिले थे, पर वो उसके सामने डांस करती है ताकि वो अंदर नहीं जाए। इतने में ही साओ जी को फांग पानी के अंदर से निकाल लेता है और इधर तो फिर से वो उससे चिपकने का पूरा ट्राई करती है, उसके पीठ को हाथ लगाती है, लेकिन फांग बड़ी मेहनत से उसे धक्का देता है और अपने से दूर करता है। इतने में उसका टॉवल खुल जाता है, लेकिन तभी लियो और साओबू आ करके एंट्री करते हैं। लियो को लगता है कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा है, मैं गलत टाइम पे आ गया। उन दोनों को पुल से भगा दिया जाता है। अब ये लोग सोचती हैं कि अब उसके बारे में कैसे पता चला जाए, अभी तक क्योंकि मेल हार्मोनल एलिमेंट्स बिल्कुल भी जनरेट नहीं हुए थे। तो साओ जी उसके रूम के बाहर जा करके जासूसी करने का सोचती है। रूम में लियो फांग का बॉडी मसाज कर रहा होता है और इतने में बताता है कि मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद है, बल्कि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर ये बात उसके माँ बाप को नहीं पता है। अब जैसे ही वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को ये सब बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मन लगा के पेंटिंग करना, और वो उससे बच्चों की तरह किस कर लेता है। लेकिन इन दोनों को लगता है कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं और यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि साओबू हमेशा लियो को रोकेगी ताकि साओ जी फांग के करीब जा सके, और इन दोनों की प्लानिंग बन जाती है। साओ जी अब जिम से लेकर के हर जगह फांग का पीछा करती है और इधर लियो को साओबू रोकने का काम करती है। अब जहाँ पर
फांग खाना खा रहा होता है वो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ इग्नोर हो जाती है। अब जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है वहाँ भी पहुँच जाती है, लेकिन फांग यहाँ पर उसके ट्रेडमिल का स्पीड बढ़ा करके भाग जाता है। साओ वो उसे फंसाने के लिए एक गेमिंग स्टोर में ले जाती है, और अगर वो जीत जाती तो लियो उसे सीक्रेट्स बताता। अब इतने में ही साओबो को आकर के साओजी बताती है कि फांग पर तो कोई भी बात का असर ही नहीं हो रहा। वो कहती है कि मेल्स को सेड्यूस करना इतना आसान होता है, फिर ये फांग किस मिट्टी का बना है। अब हम देखते हैं कि शाम में फांग एक नर्सरी यानी कि फ्लावर्सों के पास में जाता है, जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर साओजी सोचती है कि मैं उसे अपनी मैजिक से एक ऐसा लव डोज दूंगी कि वो मेरे प्यार में गिर जाएगा। तो इस वजह से सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं, एक बहुत ही रोमांटिक माहौल बन जाता है। फांग साओजी के करीब तो आने लगता है, लेकिन फिर भी कहता है कि क्या ये सब सच में तुमने किया? तो साओजी कहती है हाँ, तुम्हें पटाने के लिए, तुम्हारे करीब आने के लिए। पर वो कहता है कि मुझे तो अभी भी तुम में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि उसके मैजिक का असर फिर भी उस पर नहीं होता है। और वो वहाँ से कुछ कुछ बातें सुना करके वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि तुम मुझे हैरेस मत करो। अब हर गेम में साओबो लियो से जीत जाती थी, जहाँ पर वो उसके भाई के बारे में पूछती है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता। साओबो उसे डेट करने के लिए पूछती है, बट लियो उसे मना कर देता और कहता है कि अभी मेरा करियर पे ध्यान देने का टाइम है। अब इस पर साओबो को याद आता है कि उसी ने उसके नर्वस सिस्टम को बिगाड़ा था एयरपोर्ट पे, तो वो उसे सर को मारने के लिए आती है। लेकिन लियो को लगता है कि उसने ना कहा, इसीलिए वो वायलेंट हो रही है, इसीलिए वो डेट के लिए हाँ कर देता है। लेकिन यहाँ पर लियो को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर फांग उसे कहता है कि अभी तुम्हारे रिलेशनशिप में आने का नहीं, बल्कि करियर पे ध्यान देने का समय है, इसीलिए तुम इन सब से दूर रहना। अब साओबो फिर से फांग के डेली रूटीन को हैक करती है और साओजी को कुछ आइडियाज़ देती है कि वो उसके करीब और कैसे जा सकती है, और वो उसे अब नए नए टाइप के ड्रेसेस ट्राई करने का आइडिया देती है। फांग की कंपनी में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला होता है, जिसमें एक आदमी परफ्यूम की डील साइन करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम के भाई को ये बात पता चल जाती है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर सब तैयारियाँ हो जाती है, लेकिन कांग बीच में घुस करके उसको इतने पैसे दे देता है और कह देता है कि अगर तुमने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तुम अमीर हो जाओगे। इधर हम देखते हैं कि फांग को पटाने के लिए साओबो उसे कहती है कि तुम्हें सुंदर दिखना होगा, तुम्हें अलग टाइप के ड्रेसेस देखना होगा, क्योंकि ऐसे तो तुमसे कोई भी नहीं पटेगा। और यहाँ पर वो कुछ कुछ डिज़ाइंस करती हैं। फांग अपनी प्रॉब्लम को लेकर के अपने डॉक्टर के पास जाता है, जिससे वो अपने अमनीसिया का इलाज करा रहा था। वो कहता है कि साओजी जिस तरह से मुझसे बातें करती हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मेरी सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसे मेरे बारे में इतना कुछ पता है। तो जियांग कहता है कि अगर तुम्हारी याद रखने की शक्ति साओजी की वजह से बढ़ रही है, तो तुम्हें उसके और करीब रहना चाहिए। हो सकता है कि इससे तुम्हारे अमनीसिया की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। बट साओजी के बारे में फांग के ख्याल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वो कहता मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब एक टीवी पर साओजी और साओबो मिल करके देखते हैं कि एक सीईओ को कैसे एक नॉर्मल सी लड़की अपने प्यार में फंसा लेती है, और मिस चाय के टिप्स के साथ तो इस पर और भी ज़्यादा तड़का लग जाता है और वो उसे फांग के क्लोज जाने के लिए, फांग के पास और ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स के लिए बढ़ा लेती है। यहाँ पर कांग और उसकी स्टेप मॉम खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली हम फांग को गलत साबित करने में तैयार हो गए हैं। साओजी बिल्कुल अलग लुक लेकर के, जिसमें मुझे तो वो बिल्कुल चुड़ैलों जैसी दिखती है, उसमें फांग के ऑफिस पहुंच जाती है, जिस पर फांग उसे देख करके और भी बुरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो यांग को कहता है कि उसे रोक दो। अब बेचारी हर तरह के वंडर वुमेन से लेकर के परी तक बनती है, लेकिन उसे कोई भी भाव नहीं देता। इधर फांग को डील के बारे में पता चलता है कि एक दिन बाद उसका लॉन्च है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने उसके साथ डील किया था वो भाग चुका है, यहाँ तक कि कॉम्पनसेशन अमाउंट भी लौटा दिया है, तो हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। तब फांग समझ जाता है कि इसमें और किसी का नहीं बल्कि किसका हाथ है। अब एक दिन साओजी वहाँ पर बिल्कुल सैसी बन करके आ जाती है। यहाँ पर फांग को पता होता है कि उसकी स्मेल करने की शक्ति बहुत अच्छी है, तो वो उसी परफ्यूम को रेडी करने में उसकी मदद लेता है और इससे वो सेम सैंपल्स बना लेता है जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुई थी। अब यहाँ पर वो खुश होती है, उसे लगता है कि इस ड्रेस में फांग ने मुझे पसंद कर लिया। अब फाइनली लॉन्च का दिन आ जाता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर उससे सवाल पूछता है कि आपका एक परफ्यूम था रिलैक्सिंग बोल के, लेकिन अब उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं और उसका सैंपल भी नहीं दिखा रहे हैं। तो फांग
उसका सैंपल दिखाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कांग चिढ़ जाता है कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी इस डील को हटाने की, फिर ये कैसे हुआ। अब लिऊ से उसकी माँ बात कर रही होती है और कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैंने फांग को इस कंपनी से निकालने का पूरा प्लान कर लिया। लेकिन उसके पीछे एक झाड़ू वाला रहता है जो कि चाइनीज़ दिखता है, तो उसकी माँ को शक हो जाता है कि कहीं वो चाइना में तो नहीं आ गया। और इधर उसे एक और बैड न्यूज़ मिलती है कि उन लोगों का जो प्लान था फांग को नीचा दिखाने का, वो भी फेल हो गया है। यांग बताता है कि हमारे इस न्यू प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि साओजी की वजह से हुआ है, इसीलिए आपको साओजी को एक गिफ्ट भेजना चाहिए। अब वो साओजी को एक बहुत ही महंगा पर्स भेजता है। तो मिस चाक को लगता है कि वो तुम्हें डेट करना चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हें इतना महंगा पर्स दिया है। साओबू ये पता कर लेती है कि आज की शाम फांग कहाँ पे है, तो वो उस हॉस्टल का एड्रेस साओजी को दे देती है, जहाँ पर वो फांग से बात करने के लिए जाती है। और इधर डील के अच्छे होने की खबर में वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, लेकिन उसकी अल्कोहल को पचाने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो यांग उसे उसी हालत में बाहर ले आता है जहाँ पर साओजी मिलती है। तो वो उसे उसके काम चिपका देता है और कहता है कि इसे घर छोड़ देना, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ना, तुम तो उसकी वाइफ होने का भी दावा करती हो। तो वो बेचारी ड्रंक हालत में ही उसे एक टैक्सी में बैठाने की कोशिश करती है, पर कोई भी टैक्सी वाला उन लोगों को लिफ्ट नहीं देता। इतने में ही फांग को एक शरारत सोचती है और वो सामान के बकेट में जाकर बैठ जाता है और बच्चों जैसी हरकतें करता है कि मुझे इसी में घर जाना है, मुझे इसी में ले चलो। और साओजी उसे लेकर के जाती है। अब वो तारों को देख करके कहता है कि मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे तारों को पास से देखना है। तब साओजी को आइडिया आता है कि उड़ के तो वो लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो उसे आसमान में लेकर के जाती है और तारों को दिखाती है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे इसका बहुत शौक़ था। यहाँ पर वो अपने एलियन होने की बात उसे बता देती है। तब फांग कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ राज बताना चाहता हूँ, मैं सुपरमैन हूँ, और वो अपनी कोट को अपने गले में बांध लेता है। पर तब साओजी कहती है कि तो तुम उड़ के दिखाओ। तो वो कहता है कि मैं जब छोटा था तभी मेरे पंख टूट गए। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे बदले उड़ जाती हूँ, और अपने हाथों से ही उड़ने लगती है। तब वो कहता है कि अगर तुम मेरी एलियन हो तो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करूँगा। और वो लोग फांग के घर पे ही आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि तुम मुझे कोई स्टोरी सुनाओ। अब वो बुक देख करके स्टोरी सुनाने लगती है, तो वो कहते हैं बहुत बोरिंग है। तब उसे वो अपनी कहानी सुनाने लगती है कि वो एक एलियन है और वो फांग जैसे बुरे लड़के को सीधा करने के लिए आई है। तब फांग कहता है कि हो सकता है फांग ने कुछ भी बुरा किया तो उसकी एक मजबूरी होगी, और अगर वो तुमसे दूर चला गया है तो तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी, और तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। तुम्हें पता है मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़ करके चली गई थी। और वो उसका हाथ पकड़ करके रोने लगता है। यहाँ पर उसे संभालने के चक्कर में साओजी को भी नींद आने लगती है, और वो जैसे ही उसके करीब जाती है उसे उसका मेल हार्मोन्स फिर से अट्रैक्ट कर लेता है, और वो अपने आप को उसके करीब जाने से रोक ही नहीं पाती, और वो भी उसके पास फिर से उसके करीब जा कर के मदहोश हो जाती है, यहाँ तक कि वो उसे किस करने की भी कोशिश करती हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।